जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक अजीब मान्यता थी। लोग कहते थे कि सावन की 15वीं रात बुरी आत्माएं औरत का रूप धरकर लोगों के घर आती हैं। अगर कोई उन्हें पहचान नहीं पाया तो वह उनकी अगली शिकार बन जाता है। उस दिन शाम ढलने ही वाली थी, तभी मैंने देखा कि हमारे आंगन के बाहर एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था। वह बोली, बेटा क्या तुम ही चिराग हो? उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तो ठीक है, मुझे तुम पर तरस आ गया। अपने घर से आधा कटोरा कच्चा चावल दे दो। ध्यान रहे, कच्चा चावल ही देना, गलती मत करना। जब उसने कच्चा चावल कहा तो उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी हो गईं। आज 15 जुलाई थी। आज किसी भी हालत में चावल उधार नहीं देना था। मेरे इतना सोचते ही बूढ़ी औरत के चेहरे की मुस्कान जम गई। वह गुस्से में बोली, तू ये क्या कर रहा है? जल्दी जा और मेरे लिए कच्चा चावल लेकर आ। घर से निकलने से पहले दादी ने मुझे सख्त हिदायत दी थी, आज अगर कोई भी चावल मांगने आए तो बिल्कुल मत देना और किसी भी हालत में आंगन के बाहर मत निकलना। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी डरावनी चमक थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा बदल लिया और रोते हुए बोली, बेटा मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद कर दो। वह रोने की आवाज निकाल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। वह मुस्कुरा रही थी। दादी ने बताया था, भूत कभी रोते नहीं, वे रोने का अभिनय भी नहीं कर सकते, चाहे उनकी आवाज कितनी भी दर्दनाक क्यों न लगे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रहती है। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, सारा शरीर कांप उठा। सचमुच भूत मेरे घर आ गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दादी आप मत रोइए, मैं अभी आपके लिए चावल लेकर आता हूँ। जब भूत चावल मांगने आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए। उसे यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि तुम पहचान चुके हो कि वह इंसान नहीं है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, शाबाश बेटा, जल्दी जाओ और याद रखना कच्चा चावल ही लाना। मैंने सिर हिलाया, मुड़ा और सीधे पूर्व वाले कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर पीछे वाली खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं गांव की पगडंडी से भागा हुआ सरपंच के घर की तरफ दौड़ा। आज सरपंच के घर नया मकान बन रहा था। मेरे दादाजी और दादी भी वहीं काम में हाथ बटा रहे थे। पता नहीं मैं कितनी देर तक भागा रहा। आखिरकार सरपंच के घर पहुंच गया। दादाजी ने मुझे देखते ही पूछा, अरे चिराग क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं हाँफते हुए बोला, दादाजी भूत मेरे घर आ गया है। मेरी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। दादाजी ने घबराकर पूछा, चिराग तूने ठीक से देखा था? मैंने बिना झिझके कहा, हाँ, वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर आई थी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धनाक सरपंच की पत्नी के हाथ से लोहे का तसला नीचे गिर पड़ा। सरपंच झुंझलाकर बोला, ये क्या कर रही हो? एक तसला भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। लेकिन उसकी पत्नी का चेहरा फट पड़ चुका था। वह कुछ छिपा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, भाभी आज दिन में कोई बूढ़ी औरत आपके यहाँ चावल मांगने तो नहीं आई थी? उसके हाथ कांपने लगे। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा। दादाजी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, जल्दी सच बताओ। वह हकलाते हुए बोली, नहीं कोई नहीं आया था। दादाजी गंभीर होकर बोले, अगर कोई नहीं आया तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस बात पर झूठ बोलना बहुत भारी पड़ सकता है। सरपंच भी गुस्से से अपनी पत्नी को घूरते हुए बोला, अगर झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। सरपंच की पत्नी ने पहले अपने पति की ओर देखा। उसकी नजरें अजीब थीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, भैया सच कहूँ तो आज दिन में सचमुच एक बूढ़ी औरत चावल मांगने आई थी। मैंने सोचा कि आज घर में नया मकान बन रहा है, इसलिए शुभ काम समझकर उसे चावल दे दूं। लेकिन जैसे ही मैं अनाज वाले कमरे में पहुंची, मुझे याद आया कि आज 15 जुलाई है, इसलिए मैंने उसे आधा कटोरा पके हुए चावल दिए। उसने लेने से मना कर दिया, मुझे गालियां दी और वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर गांव के ज्यादातर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दादाजी के चेहरे पर चिंता अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अभी अंधेरा होने वाला है, पहले ये पता लगाना होगा कि कहीं वह बुरी आत्मा आंगन के अंदर तो नहीं घुस गई। सरपंच बोला, भाई साहब क्या आपको मेरी पत्नी पर भरोसा नहीं है? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, भरोसा नहीं होने की बात नहीं है, मुझे डर है कि कहीं उस भूत ने इसे धोखा तो नहीं दे दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इसे लगा हो कि इसने पके हुए चावल दिए हैं, लेकिन असल में इसने कच्चे चावल ही दे दिए हों। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ताकतवर भूत इंसानों की आंखों पर माया जाल डाल सकते हैं। सरपंच ने खांसते हुए पूछा, तो अब क्या करें? दादाजी बोले, आधा कटोरा पानी लाओ और एक लकड़ी की चॉपस्टिक यानी एक सीधी लकड़ी या डंडी, उस डंडी को पानी से भरे कटोरे में सीधा खड़ा कर दो। अगर डंडी अपने आप सीधी खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि भूत आंगन में घुस चुका है और अंधेरा होते ही किसी की जान लेने वाला है। लेकिन अगर डंडी खड़ी न हो तो समझो आंगन पूरी तरह सुरक्षित है। चिराग जाकर एक कटोरा और एक लकड़ी की डंडी ले आ। इतने में सुनीता भाभी घबराकर बोली, मैं ले आती हूँ, चिराग से कहीं बर्तन गिर ना जाए। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी अनाज वाले कमरे में गईं और थोड़ी देर बाद कटोरा और डंडी लेकर वापस आ गईं। दादाजी ने डंडी को पानी से भरे कटोरे में खड़ा कर दिया। गांव के सभी लोग कटोरे को टकटकी लगाकर देखने लगे। कुछ मिनट बीत गए लेकिन डंडी सीधी खड़ी नहीं हुई। सुनीता भाभी बोली, देख लिया ना, मैंने पके हुए चावल ही दिए थे, अब तो तसल्ली हो गई। इतना कहकर वह कटोरे का पानी फेंकने लगी। दादाजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बहू इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। सुनीता भाभी बोली, भैया सबने अपनी आंखों से देख लिया, डंडी खड़ी नहीं हुई। अगर सच में भूत आंगन में आया होता तो अब तक डंडी खड़ी हो जाती। सब लोग पूरे दिन से काम कर रहे हैं, पहले खाना खा लेते हैं। दादाजी ने सिर हिलाया। ताकतवर भूतों के पास कई तरह की शक्तियां होती हैं, ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुनीता भाभी ने गुस्से से दादाजी की तरफ देखा। मुझे तो लगता है आप बेवजह बात बढ़ा रहे हैं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने पके हुए चावल दिए थे, आखिर आपको और क्या चाहिए? इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वैसे भी वह गांव की सीधी सादी और शांत स्वभाव की औरत थी। उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग भी उन्हीं का पक्ष लेने लगे और दादाजी से ज्यादा जिद न करने को कहने लगे। तभी सरपंच का बेटा रोहित आगे आया और दादाजी की तरफ उंगली करके बोला, बूढ़े बाबा हमारे घर नया मकान बन रहा है और आप यहाँ अशुभ बातें फैलाकर माहौल खराब कर रहे हैं। मेरी माँ ने कह दिया कि उन्होंने पके हुए चावल दिए थे, फिर भी आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं? सरपंच ने डांटते हुए कहा, रोहित अपने दादाजी से ऐसे बात करते हैं, जरा भी तमीज नहीं है। रोहित गुस्से से मुंह फेरकर चुप हो गया। दादाजी बोले, बहू मैं ये सब पूरे गांव की भलाई के लिए कह रहा हूँ। आज सावन की 15वीं रात है, ये कोई आम दिन नहीं है। आज भूत इंसान का रूप नहीं धरते, बल्कि इंसान जैसे ही दिखाई देते हैं। उन्हें नंगी आंखों से पहचानना नामुमकिन होता है। अगर अंधेरा हो गया
तो बहुत देर हो जाएगी। सूरज डूबने ही वाला था। चारों तरफ हल्का अंधेरा छाने लगा था। सरपंच ने लंबी सांस लेकर पूछा, भैया फिर अब क्या करें? दादाजी बोले, तुम्हारे नए मकान की मुख्य बीम आम लकड़ी की नहीं, पवित्र लकड़ी की बनी है। ऐसी लकड़ी बुरी आत्माओं को दूर रखती है। अगर उसका एक छोटा टुकड़ा काटकर दरवाजे पर रख दें तो भूत अंदर नहीं आ पाएगा। आज रात कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही रोहित गुस्से से चिल्लाया, आप पागल हो गए हैं क्या? घर की मुख्य बीम घर की रीढ़ होती है, उसे निकालना पूरे परिवार के लिए अशुभ होता है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा परिवार कभी सिर उठाकर न जी सके? फिर वह सरपंच की तरफ मुड़ा, पिताजी ये जानबूझकर झगड़ा करने आए हैं, इन्हें यहाँ से भगा दीजिए। सरपंच ने सख्त चेहरे से कहा, भैया ये कैसा उपाय है? क्या कोई भी घर की मुख्य बीम यूं ही निकाल देता है? दादाजी बेचैन होकर बोले, सरपंच अंधेरा होने वाला है, हमारे पास समय नहीं है। सोचो इंसान की जान ज्यादा कीमती है या लकड़ी का एक टुकड़ा? सरपंच बोला, आप खुद भी तो पक्का नहीं कह सकते कि भूत अंदर आया है, फिर मैं इतनी बड़ी बात क्यों मानूं? कुछ पल रुकर उसने कहा, मुझे तो लगता है आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैं भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैं बदला किस बात का लूंगा? सरपंच ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है आज मेरे घर का शुभ दिन है। मैं कोई अशुभ बात नहीं सुनना चाहता। जिसे रुकना है रुके, जिसे जाना है चला जाए। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी खाना बनाओ, सब लोग भूखे हैं। सुनीता भाभी ने सिर हिलाया और गांव की कुछ और औरतों को लेकर अनाज वाले कमरे में चली गईं। गांव के लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर बातें करने लगे। दादाजी अकेले खड़े रह गए। दादी उनके पास आकर बोली, अब बस भी कीजिए, सरपंच को नाराज करेंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दादाजी की दाहिनी आंख लगातार फड़क रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है भूत आंगन में घुस चुका है, वह बस अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। आसपास खड़े लोगों ने सुन लिया। वे बोले, बिना सबूत के लोगों को डराइए मत। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, चिराग चुपचाप आधा कटोरा पानी और एक डंडी लेकर आ, ध्यान रहे सुनीता बहू को पता न चले। मैं एक बार फिर से जांच करूंगा। दादी ने आह भरते हुए कहा, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में दादी कटोरा और डंडी ले आई। दादाजी ने फिर से डंडी को पानी में खड़ा कर दिया। कई मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद इस बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी डंडी अपने आप बहुत धीरे धीरे सीधी खड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उससे पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। दादाजी की आंखें एकदम फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भूत भूत आंगन के अंदर आ चुका है। दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सूरज पूरी तरह डूब गया। कटोरे का पानी जोर जोर से हिलने लगा। जल्दी इधर आओ। डंडी खड़ी हो गई। गांव वाले घबराकर कटोरे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। सरपंच घबराई आवाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? दादाजी ने पानी में खड़ी डंडी को देखते हुए कहा, भूत इसी आंगन में है। अगर बता सकता है तो किसी एक दिशा की तरफ इशारा कर। हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी। उसकी आवाज बिल्कुल भेड़ियों के रोने जैसी लग रही थी। अंधेरा पूरी तरह छाने वाला था। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। भूत यही है, अब क्या होगा? दादाजी बोले, कोई घबराए नहीं, पहले पता करते हैं कि भूत कौन है, ताकि वो हमें धोखा न दे सके। फिर उन्होंने कटोरे की तरफ देखकर कहा, अगर तू बता सकता है कि भूत कौन है तो किसी एक दिशा की तरफ इशारा कर। इतना कहते ही कटोरे के पानी से काला धुआं निकलने लगा। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई यही सोच रहा था कि कहीं डंडी उसकी तरफ न घूम जाए। समय धीरे धीरे बीता रहा, लेकिन डंडी बिल्कुल नहीं हिली। अंधेरा पूरी तरह फैलने ही वाला था। रोहित बेचैन होकर बोला, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? आखिर भूत है कौन? उसकी बात खत्म होते ही छटाक कटोरे में खड़ी डंडी बीच से टूट गई। दादाजी का चेहरा उतर गया। डंडी को उस प्रेत ने तोड़ा है। वह अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। इसका मतलब वह हम सबके बीच ही छिपा हुआ है। सरपंच घबरा कर बोला, भैया अब क्या करें? दादाजी ने तुरंत कहा, जब तक पूरी तरह रात नहीं हुई है सब लोग जल्दी से पुराने काली माता मंदिर की तरफ भागो। किसी ने घबरा कर पूछा, वो मंदिर तो कई सालों से वीरान पड़ा है, वहाँ कोई पूजा भी नहीं होती, क्या वह सच में भूत को रोक पाएगा? दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। इस समय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह हमें बचा पाएगा या नहीं मैं भी नहीं जानता। तभी किसी ने सुनीता भाभी से पूछा, सच सच बताओ तुमने कच्चे चावल तो नहीं दिए थे? वह रोते हुए बोली, नहीं मैंने सच में पके हुए चावल ही दिए थे। सरपंच गुस्से से चिल्लाया, अब भी सच नहीं बताओगी? इतना कहकर वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। दादाजी ने तुरंत बीच में आकर उसे रोक लिया। उसे मत मारो, पहले यहाँ से निकलो। अगर हम मंदिर पहुंच गए तो शायद बच जाएं। सरपंच ने तुरंत अपने बेटे रोहित से कहा, रोहित जल्दी जाकर अपने छोटे चाचा को पश्चिम वाले कमरे से बाहर लेकर आ। रोहित दौड़कर अंदर गया, लेकिन कुछ ही पल बाद घबराया हुआ वापस आ गया। पिताजी छोटे चाचा बाहर आने को तैयार ही नहीं है। सरपंच गुस्से में खुद कमरे के अंदर चला गया। गांव के कुछ आदमी भी उसके पीछे पीछे अंदर गए। सरपंच ने अंदर जाते ही कहा, छोटे ये कैसी जिद कर रहे हो? अंदर महेश चाचा मिट्टी के चबूतरे पर बैठे थे। उन्हें पिछले 7-8 साल से लगवा था। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से काली दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सफेदी नाम की कोई चीज ही न हो। उन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। महेश चाचा अजीब सी आवाज में बोले, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कमरे की चौखट पवित्र लकड़ी की बनी है। इंसान अंदर आ सकता है लेकिन भूत अंदर नहीं आ पाएगा। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सरपंच ने हैरानी से पूछा, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। महेश चाचा बोले, जब पिताजी जिंदा थे उन्हें डर था कि कोई बुरी शक्ति मेरे कमरे में न आ जाए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर यह चौखट बनवाई थी। इसे बने भी 7-8 साल हो गए। इतना कहते हुए उन्होंने कमरे में मौजूद हर आदमी को ध्यान से देखा। उनकी काली आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। गांव का एक आदमी बोला, महेश तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? उनमें तो सफेदी दिखाई ही नहीं दे रही। महेश चाचा शांत स्वर में बोले, 7-8 साल से इस कमरे में पड़ा हूँ, धूप तक नहीं देखी, इसलिए आंखों का रंग बदल गया। अगर डर लगा है तो तुम लोग मंदिर चले जाओ। फिर उन्होंने सरपंच से कहा, भूत इस कमरे में नहीं आ सका, सब लोगों को यहीं छिप जाने दो। सरपंच ने तुरंत कहा, सब लोग जल्दी से अंदर आ जाओ। गांव वाले भागते हुए कमरे के अंदर घुसने लगे, लेकिन सुनीता भाभी वहीं आंगन में खड़ी रह गई। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सरपंच चिल्लाया, अरे वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी अंदर आओ। सुनीता भाभी कांपती आवाज में बोली, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे रोक रहा है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उसी पल पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूब गया। सुनीता भाभी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगी, नहीं मेरे पास मत आना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डर के मारे उनका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। मैंने तुम्हें कच्चे चावल नहीं दिए, फिर तुम आंगन के अंदर कैसे आ गए? जल्दी बताओ तुम अंदर कैसे आए? इतना कहते ही
आसमान में फिर एक जोरदार बिजली कड़की। उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में सुनीता भाभी पूरी तरह भीग गई। तभी उनके होंठ के किनारे से खून की एक पतली धार बहने लगी। अचानक उनकी आंखें बिल्कुल सुन्न और बेजान हो गईं। वह ठंडी नजरों से कमरे के अंदर खड़े लोगों को देखने लगी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगला नंबर तुम लोगों का है। इतना कहते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और फिर बिल्कुल भी नहीं हिली। सरपंच और उसका बेटा रोहित डर के मारे वहीं जड़ हो गए। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, सुबह होने तक यहीं रहो, आज रात कोई भी नहीं सोएगा। सबने चुपचाप सिर हिला दिया। किसी की भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे में मौजूद लोगों को लगा कि अब भूत अंदर नहीं आ सकता, इसलिए सबने राहत की सांस ली। लेकिन दादाजी के चेहरे पर चिंता अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की चौखट के पास गए। उन्होंने चौखट से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, उसे मुंह में डालकर चबाया, लेकिन अगले ही पल तुरंत थूक दिया। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये चौखट पवित्र लकड़ी की नहीं, बबूल की भी नहीं, ये तो कीकर की लकड़ी की है। पवित्र लकड़ी बुरी आत्माओं को रोकती है, लेकिन कीकर की लकड़ी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। दादाजी की बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सबकी आंखों में डर उतर आया। मिट्टी के चबूतरे पर बैठा महेश चाचा भी अचानक घबरा गया। वह गुस्से में बोला, दादाजी बेवजह की बातें मत करो, ये चौखट पवित्र लकड़ी की ही है। दादाजी ने सिर हिलाया, नहीं, ये पवित्र लकड़ी नहीं है। जिसे भरोसा न हो वह खुद लकड़ी का टुकड़ा चबाकर देख ले। गांव के बुजुर्ग लकड़ी का स्वाद पहचान लेते थे, उसे चबाकर बता देते थे कि वह किस पेड़ की है। ये सुनते ही महेश चाचा बेचैन हो उठा। वह गुस्से से बोला, कोई भी चौखट को हाथ नहीं लगाएगा, यही चौखट भूत को रोक रही है। जिसे यहाँ नहीं रहना वह बाहर चला जाए। सरपंच ने बिना कुछ कहे चौखट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उसे चबाया और तुरंत थूक दिया। उसका चेहरा एकदम उतर गया। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोला। एक आदमी ने घबरा कर पूछा, सरपंच बताइए ये कौन सी लकड़ी है। सरपंच चुप रहा। तभी दूसरे आदमी ने भी लकड़ी का टुकड़ा चबाया। कुछ ही पल बाद वह भी घबरा कर बोला, दादाजी सही कह रहे हैं, ये कीकर की लकड़ी है, इससे तो बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं। वह गुस्से से महेश चाचा की तरफ मुड़ा, तू हमें मरवाना चाहता था। महेश चाचा होंठ टेढ़े करके हंस पड़ा, क्यों, सिर्फ तुम लोग ही जीने के लायक हो। हर बार मुझे देखने आते थे और जाते जाते ताने मारकर चले जाते थे। तुम सब मुझे बोझ समझते थे, अब अच्छा हुआ, इस बार तुम सब भी यही मेरे साथ मरोगे। दादाजी ने सख्त आवाज में पूछा, क्या कच्चे चावल तुमने जानबूझकर उस भूत को दिए थे। महेश चाचा ने बिना झिझक कहा, हाँ मैंने ही दिए थे, और भूत इसी कमरे के अंदर है, तुम में से कोई भी आज जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते समय उसकी पूरी काली आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी आंखों के अंदर जैसे एक परछाई देखी। वह लाल कपड़े पहने एक लंबे बालों वाली औरत थी। उसके बाल जमीन तक पहुंच रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वह परछाई गायब हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोग गुस्से से कांपने लगे। बाहर घना अंधेरा था, अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। एक आदमी गुस्से में बोला, ऐसे आदमी को तो जिंदा ही मार देना चाहिए था। बाकी लोग भी गुस्से से उसे कोसने लगे। तभी किसी ने पूछा, तू तो पिछले 7-8 साल से चल भी नहीं सका, फिर कच्चे चावल बाहर कैसे दे आया। दिन में तो कोई तुझे कमरे से बाहर भी नहीं ले गया था। महेश चाचा ठंडी हंसी हंसा, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इन 7-8 सालों में मैं सिर्फ बड़ा ही रहा हूँ। इतना कहते ही उसके गले से अजीब सी आवाज निकलने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। आवाज सीधे उसके गले के अंदर से आ रही थी। उसी समय छत की बल्ली पर कुछ सरसराहट हुई। मैंने ऊपर देखा, कई बड़े बड़े चूहे बल्ली पर बैठे थे। उनकी आंखें हरे रंग की डरावनी रोशनी से चमक रही थी। सरपंच गुस्से में बोला, महेश क्या तूने इन्हीं चूहों से चावल बाहर भिजवाए थे। आखिर तू हमसे इतनी नफरत क्यों करता है। इन सालों में हमने तेरा पूरा ध्यान रखा, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर भी तेरे मन में इतनी नफरत क्यों है। महेश चाचा गुस्से से बोला, अगर 8 साल पहले कोयले की खदान नहीं धंसी होती और मैं तुम्हारी जान बचाने नहीं गया होता, क्या आज मैं इस हालत में होता। मैं तुम्हारी वजह से अपाहिज बना, मेरी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज था, कोई एहसान नहीं। 8 साल पहले गांव के पीछे पहाड़ी पर एक कोयले की खदान थी। पूरा गांव वहीं काम करता था। एक दिन तेज बारिश के दौरान गांव के 7-8 लोग खदान में कोयला निकालने गए, लेकिन अचानक खदान धंस गई। उस हादसे में महेश चाचा के अलावा बाकी सभी लोग बच गए थे। मैंने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा, तब मुझे समझ आया कि यहाँ मौजूद लगभग हर आदमी उसी हादसे में उसके साथ खदान में गया था। महेश चाचा को लकवा मारे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनकी पत्नी लक्ष्मी किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। इसके बाद सरपंच ने महेश चाचा का घर और खेत बेच दिए और उन्हें अपने ही घर लाकर रखने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे कोयले की खदान का नाम सुनते ही बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कोई पुराना राज छिपा रहे हो। सरपंच ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब उन्हें पकड़कर बैठने से क्या फायदा। महेश चाचा ठंडी हंसी हंसे, अगर वक्त वापस लौट जाए तो मैं कभी तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगा। फिर बोले, नहीं, अगर वक्त वापस लौटा तो उस दिन मैं तुम्हारे साथ खदान में जाता ही नहीं। इतना कहते ही आसमान में एक तेज बिजली चमकी। मैंने अनायास महेश चाचा की तरफ देखा। उनकी गर्दन पर साफ साफ लाश जैसे काले धब्बे दिखाई दे रहे थे, लेकिन बिजली जाते ही उनकी गर्दन फिर पहले जैसी सामान्य हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने यह देखा, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला। महेश चाचा ने अपने पैरों पर रखा कंबल हटा दिया। कंबल हटे ही कमरे में सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू फैल गई। उनका चेहरा और भी डरावना हो गया। वह अजीब तरह से हंसते हुए बोले, भैया मैं तो 7 साल पहले ही मर चुका था, तुम्ही लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर जिंदा लाश बना दिया, याद है ना। इतना कहते ही उनकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। उनका सिर अजीब तरह से घूमने लगा। सबने देखा उनके दोनों पैर पूरी तरह सड़ चुके थे, उन पर ढेर सारे चूहे रेंग रहे थे। कमरे में मौजूद सभी लोग डर के मारे पत्थर बन गए। सरपंच कांपती आवाज में बोला, छोटे मैंने कभी तुझे नहीं सताया, मैंने हमेशा तेरी देखभाल की है, तू मुझे दोष नहीं दे सका। महेश चाचा जोर से हंसे। अचानक उनकी गर्दन लंबी होने लगी। देखते ही देखते वह करीब 1 मीटर लंबी हो गई। कमरे में मौजूद लोग डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने लगे। महेश चाचा की गर्दन सांप की तरह आगे बढ़ी। वह चीखे, तुम सबको मरना होगा, उस दिन बारिश में तुम लोग ही मुझे खदान तक ले गए थे, मेरी टांगें टूटी, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, अब तुम सब अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओगे। इतना कहते ही उनकी लंबी गर्दन ने एक आदमी रामू को कसकर जकड़ लिया। रामू कुछ बोल भी नहीं पाया। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया, जैसे हड्डियां ही गायब हो गई हों। ये देखकर गांव वाले डर से सुन्न रह गए। कोई भाग भी नहीं पा रहा था। महेश चाचा की गर्दन
गर्दन लगातार लंबी होती जा रही थी। दादाजी का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने चुपचाप अपना बागमुखी ताबीज हाथ में कस लिया और धीरे धीरे महेश चाचा के पीछे पहुंच गए। तभी महेश चाचा ने इस बार रोहित को पकड़ लिया। उनकी गर्दन रोहित के गले में कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसका दम घुट जाएगा। उसी समय दादाजी ने मौका देकर ताबीज सीधे महेश चाचा पर दे मारा। धड़ाम! महेश चाचा जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गिरते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। दादाजी ने हाँफते हुए कहा, जल्दी सब लोग पुराने मंदिर की तरफ भागो, महेश मर चुका है, अब आंगन में कोई भूत नहीं है। तभी अचानक गोपाल जोर से चीख पड़ा, जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। भूत भूत अभी भी यही है। किसी ने कहा, बकवास मत करो। गोपाल कांपती आवाज में बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक खून से सना हाथ मेरे पैर को पकड़ते देखा है। सबके चेहरों पर फिर से डर छा गया। दादाजी बोले, घबराओ मत, एक बार फिर से पता करते हैं। किसी ने पूछा, अगर इस बार भी पता चला कि भूत यही है तो? दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, अब आधी रात बीत चुकी है, सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा। इस समय उस रेत की ताकत पहले जैसी नहीं रही होगी। मैंने पूछा, दादाजी क्या उसे खत्म करने का कोई तरीका है? दादाजी बोले, हर कर्म का फल मिलता है। अगर जिसने उसके साथ अन्याय किया है उसे उसके हवाले कर दिया जाए तो शायद वह बाकी लोगों को छोड़ दे। सब ने मजबूरी में सिर हिला दिया। दादाजी ने फिर आधा कटोरा पानी मंगवाया, उसमें लकड़ी की डंडी खड़ी कर दी। इस बार डंडी तुरंत सीधी खड़ी हो गई, उसमें से काला धुआं भी निकलने लगा। दादाजी का चेहरा उतर गया। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। इस रेत की नफरत और बदले की आग बहुत ज्यादा है। उन्होंने कटोरे की तरफ देखकर पूछा, बताओ भूत कौन है? तभी कटोरे में खड़ी डंडी अचानक एक दिशा में झुक गई। उसका सिरा सीधे दादी की तरफ था। दादी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोली, मैं भूत नहीं हूँ, सच में मैं भूत नहीं हूँ। सरपंच गुस्से से दादी की तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी उन पर हमला कर देगा। दादी रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, जरूर कोई गलती हुई है। सरपंच गर्जा, आज की रात भूत इंसान बनकर घूमते हैं और तुम अभी भी कह रही हो कि तुम भूत नहीं हो? दादी जल्दी से बोली, ये तो सिर्फ एक पुरानी मान्यता है। पिछले साल भी इसी रात मैंने आधा कटोरा चावल उधार दिया था, तब तो कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब ये भूत चावल की वजह से नहीं आया। सरपंच गुस्से से चिल्लाया, अब भी बहाने बना रही हो? सबकी जान बचाने के लिए तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मैं तुरंत दादी के सामने आकर खड़ा हो गया। सरपंच पहले शांत हो जाइए। सरपंच गुस्से से गर्जा, अब शांत रहने का समय निकल चुका है। डंडी इनकी तरफ इशारा कर रही है, यानी यही भूत है। दादाजी बोले, सब लोग अपनी अपनी जगह बदल लो, फिर देखते हैं डंडी किसकी तरफ गिरती है। सब ने अपनी जगह बदल ली। इस बार दादाजी वहाँ खड़े हुए जहाँ पहले दादी खड़ी थी। कटोरे में डंडी फिर सीधी खड़ी हो गई। उसमें से छर छर जैसी आवाज आने लगी। कुछ पल बाद डंडी इस बार गोपाल की तरफ गिर गई। गोपाल कुछ पल के लिए सन्न रह गया, फिर घबरा कर बोला, मैं भूत नहीं हूँ, इस डंडी में ही कोई गड़बड़ है। दादाजी का चेहरा और गंभीर हो गया। एक बार और देखते हैं। सब लोग फिर से अपनी जगह बदलो। गाँव वाले फिर अपनी अपनी जगह बदल कर खड़े हो गए, लेकिन इस बार डंडी सीधे सरपंच की तरफ झुक गई। दादाजी का चेहरा उतर गया। वह डरते हुए बोले, सावन की 15वीं रात अगर किसी ने कच्चे चावल उधार दिए हो तो भूत इंसान का रूप लेकर घर में आ जाता है, लेकिन ये डंडी बार बार अलग अलग लोगों की तरफ क्यों इशारा कर रही है? दादाजी ने धीरे से कहा, हो सकता है भूत के इंसान बनने वाली बात सिर्फ एक कहानी हो, जरूरी नहीं कि वह सच ही हो। तभी किसी ने कहा, अगर वो कहानी झूठ है तो महेश चाचा का क्या? सरपंच ने चारों तरफ देखा। भूत हम लोगों के बीच ही है। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आज ये लड़का जैसे ही हमारे घर आया तभी से ये सारी मुसीबत शुरू हुई। हो सकता है इसके घर पर ही भूत ने इसे अपने वश में कर लिया हो। मैं डर कर दादी के पीछे छिप गया। तभी अब तक चुप बैठी शांति दादी अचानक बोली, बस करो, आपस में लड़ना बंद करो। मुझे लगता है भूत हमेशा से हमारे पास ही खड़ा है, लेकिन उसने कभी अपना असली रूप नहीं दिखाया। डंडी जिस तरफ गिरती है उसके पीछे ही भूत खड़ा होता है। एक आदमी घबरा कर बोला, मतलब हमें भूत दिखाई ही नहीं दे रहा? शांति दादी ने धीरे से सिर हिला दिया। उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने पूछा, तुम लोगों को याद है आज कौन सा दिन है? आंगन में खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शांति दादी बोली, आज लक्ष्मी की बरसी है। और लक्ष्मी कैसे मरी थी ये तुम सब अच्छी तरह जानते हो। उनकी बात खत्म होते ही आसमान में तेज बिजली चमकी। उस चमक में मैंने पश्चिम वाले कमरे के दरवाजे पर एक लाल कपड़े पहने औरत को खड़ा देखा। आंगन में मौजूद सभी लोगों ने उसे देख लिया, लेकिन बिजली जाते ही वह औरत गायब हो गई। गोपाल डर के मारे कांपने लगा। वह चीखते हुए बोला, लक्ष्मी वापस आ गई है, वो बदला लेने आई है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। इन्हीं लोगों ने तुम्हें खदान में भेजा था। मैं तो बस एक बार महेश के साथ गलत कर बैठा था। महेश की टांगें भी सरपंच ने ही जानबूझकर खराब करवाई थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। सरपंच ने कहा था अगर महेश हमेशा के लिए अपाहिज हो गया तभी तुम गांव के दूसरे आदमी के साथ रह पाओगी। ये सब सरपंच की साजिश थी। इतना कहकर गोपाल भागने लगा, लेकिन वह जितना दौड़ता उतना ही उसी जगह गोल गोल घूमने लगा। अचानक उसने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा सिर। ये देखकर बाकी लोग चारों तरफ भागने लगे। सरपंच भी दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन 2 कदम चलते ही जोर से गिर पड़ा। गिरते गिरते वह चिल्लाया, तुम्हें खदान में भेजने का आइडिया दादाजी का था, मेरा नहीं। अगर दादाजी ये नहीं कहते कि शहर में थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो कोई भी तुम्हें खदान में नहीं ले जाता। सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ। इतना कहते ही सरपंच के सामने वही लाल कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। मैं दादी के पीछे छिप गया और उनका कपड़ा कसकर पकड़ लिया। मैं भी डर रहा था कि कहीं वह औरत मेरी तरफ न देख ले, लेकिन वह कुएं तक पहुंचने से पहले ही अचानक जमीन पर गिर पड़ी और फिर बिल्कुल भी नहीं हिली। कुछ ही देर में पूरा आंगन लाशों से भर गया। मैं और दादी डर के मारे वहीं कांपते रह गए। लाल कपड़े वाली औरत हमारे सामने से गुजरी। वह जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ खून से भरे पैरों के निशान बन जाते। धीरे धीरे उसकी परछाई दूर होती गई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके गायब होते ही सुबह हो गई। दादी ने दादाजी की लाश की तरफ भी नहीं देखा। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और गाँव छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद हम कभी वापस उस गाँव नहीं लौटे। आज जब मैं जिंदा बैठकर ये कहानी सुना रहा हूँ तो शायद उसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरी दादी ने एक बार सावन की 15वीं रात लक्ष्मी को कच्ची मूंगफली उधार दी थी।